Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In today's video, we will be continuing with the newspaper series where we will discuss the important topics and articles from the newspaper of 17 August 2024. So first article says peak food inflation behind, prices to say subdued now. So this article is mainly regarding the food inflation and how there have been, due to imports conditions, due to high import conditions, etc., there has been seen food inflation recently. But now it will be subdued majorly due to the pickup in rainfall. रेनफॉल इंक्रीज हो रही है तो क्यूमुलेटिव सोइंग है ऑफ द खारिफ क्रॉप्स जैसे कि पैडी पल्सेस ऑयल सीड शुगर केन कॉटन कोर्स सीरियल्स एटसेट्रा जो कि 1.3% से इंक्रीज हुए हैं तो नाउ सिंस द production has increased, quantity has increased, so demand will be fulfilled at lower prices themselves. रेनफॉल की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पंजाब बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स ने दे हैव रिसीव्ड डेफिशिएंट रेनफॉल. इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन की तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है उसने वे करा है एवरेज ऑफ ग्लोबल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड आइटम्स को कि वो डिक्रीज हुआ है बाय 3.1%. तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है इवन दैट विल रिमेन लो. Exports of jewelry and gems slump since financial year 20. So outward shipments of gems and jewelries. तो जो gems and jewelries है वो इंडिया में एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और बहुत एक लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो आइटम्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो फ्रॉम द एक्सपोर्ट बास्केट. लेकिन करंटली सिचुएशन क्या है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ज्यादा लो है जिसकी वजह से अगेन ऑफ कोर्स प्रोडक्शन में एंड देन एम्प्लॉयमेंट में भी देयर हैव बीन सेवरल चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय इंडिया. और लो डिमांड की वजह से मेजरली किन किन कंट्रीज में डिक्रीज हुआ है यूएस यूके जापान एंड जर्मनी. और ये लास्ट 2 years का ट्रेंड है ओवरऑल. तो इससे इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस फॉर दिस. Next, center seeks inputs on how to deal with black swan events. तो जैसे कि गवर्नमेंट वर्क कर रही है ऑन द पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इंटरवेंशंस टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन. अब देर आर स्टिल सर्टेन चैलेंजेस जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डिक्लाइनिंग ग्लोबलाइजेशन और राइजिंग इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं इसमें सेल्फ रिलायंस भी एक कंसेप्ट आ जाता है. तो इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और क्लाइमेट चेंज ये कुछ ऐसे मेजर चैलेंजेस है जो कि एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन आवर पॉलिसीज एंड एक्शंस. फर्दर अगर हम बात करते हैं तो रीविजिटिंग और रेलेवेंस की ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट कौन से इश्यूज के लिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ एआई क्वांटम कंप्यूटिंग एंड द इकोनॉमिक मॉडल्स. Further, CCA not to rupees Let's go back to that article. वो ब्लैक स्वान इवेंट्स की बात कर रहा था ना, उसका तो मेंशन किया ही नहीं कि होते क्या है. ब्लैक स्वान इवेंट्स आर दो which are rare, unpredictable होते हैं and they have severe consequences. So there are three elements. For example, when we talk about COVID-19 pandemic, or we can also say 2008-9 global financial crisis. सो इन इवेंट्स ऐसे जो बिग और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हैं इनके अगेंस्ट इंडिया अपनी रेजिलेंस चाहे वो इकोनॉमिक हो इन टर्म्स ऑफ रिस्क अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो अगेन इट शो केसेस कि दैट इज क्वाइट गुड फॉर इंडियाज इकोनॉमी. तो वो उस पे हम और कैसे वर्क कर सकते हैं. तो उसमें वन वुड बी कि FRBM एक्ट में जो चेंजेस और होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट
चेंज हुआ आफ्टर 2020, तो टारगेट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होने चाहिए, बिकॉज बीच में फिजिकल डेफिसिट टारगेट वेंट अप टू 10% ऑफ द जीडीपी. नाउ इट हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन and the target is currently 4.9% for the current financial year. So उसके लिए हमें और क्या जरूरत है करने की? तो ये कुछ एरियाज जैसे हम वर्क कर सकते हैं. और यहाँ पे रोल ऑफ आरबीआई भी इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स particularly important है, because data collection के through and then data analytics will help us in further assessing या forecasting कि कुछ ऐसा बड़ा इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है. Thank you, Dee, for adding. Next is CCEA nod to rupees 33,700 crore मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये कमिटी की बात हो रही है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो ये अप्रूव कर दिया मेजरली जो रेल के और मेट्रो के और एयरपोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं. जैसे कि रिसेंटली फेज 3 जो है ऑफ बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, इसको दे हैव अप्रूव. एंड ऑल्सो द प्रपोजल ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें कि न्यू एक सिविल एनक्लेव को डेवलप करना एट भीता नियर पटना. तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अगेन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी और ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए. Next, India should seek to curb billion imports from UAE, says GTRI. So here, there is concern regarding कि जो duty concessions हैं जो लगाए जा रहे हैं on the import of gold from UAE, gold and silver from UAE, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी कंसेशंस है उनकी वजह से ज्यादा इंपोर्ट्स हो रहे हैं और डिस्टॉर्शन हो रहा है ऑफ द ट्रेड बैलेंस. इसीलिए इसको अवॉइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इम्पोर्टेंट अगर हम इनिशिएटिव की बात करते हैं तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. और यूएई के साथ जो अग्रीमेंट साइंड है दैट इज सेपा और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. तो अकॉर्डिंग टू GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इंडिया शुड रोल बैक टैरिफ कट्स एंड एडजस्ट वैल्यू एडिशन रूल्स. तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. Next is Paetong Tan Shinawatra. So she is new Thai Prime Minister and it's youngest ever. So the youngest daughter of former Thai leader secured the support of 319 out of 500 lawmakers. तो यहाँ पे she won the parliamentary vote. Former Thai leader जो who won here, उनकी youngest daughter है. तो थाईलैंड और इंडिया के रिलेशन के बारे में वी कैन डिस्कस. थाईलैंड से जैसे कि मेजरली वे इंपोर्ट पाम ऑयल. प्लस व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजर साइबर क्राइम्स एटसेट्रा, तो उसमें भी 3 कंट्री का जो कलेक्शन था कंबोडिया एटसेट्रा, तो उसमें भी आई गेस थाईलैंड वाज अ पार्ट ऑफ इट जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं. तो Also cultural linkages में we talk about the Buddhism. So it originated in India and then it spread to even these Southeast Asian economies. For example, Thailand and Cambodia that we have. उसके बाद bilateral visits पे again we are focusing high level visits and interactions that have also strengthened ties. Defense cooperation में we are having a joint naval exercise which is named Indo-Thai Corpat. So this is Corpat stands for Coordinated Patrols. And in Act East policy, India's Act East policy, we see that again, like this very well it aligns with the Thailand's foreign policy. That is again more it is helping us in facilitating cooperation with ASEAN also.
So Thailand is a member of ASEAN, but India is not a member of ASEAN. But why ASEAN's stability is important is for again the trade security in the region and the democratic and open and rules-based order functioning in the Indo-Pacific region. In economic relations, we are again in discussions to finalize free trade agreement with Thailand. In investment also, in investment, we are particularly focusing upon three sectors: pharmaceuticals, automobiles, and IT services. Apart from this, tourism sector is also there. So that is also crucial. And there is India, Myanmar, Thailand trilateral highway also. So this is to boost connectivity, to reduce again the travel time, and to promote more trade and people to people contact between these three countries. Apart from this, cultural we have talked. So regional issues पे cooperation होना भी is also important in order to resolve them. And what are the regional issues? Specifically, अगर हम Bay of Bengal region में बात करते हैं, तो we are seeing that rising influence of China and particularly Belt and Road Initiative. So that is one thing which is again a threat, because China is taking unilateral actions when it comes to again ensuring that it is having presence in, for example, Sri Lanka's Hambantota port in the name of Ki. This is again just merely a normal exercise, but in the background, whether we are, there are again allegations it is for again research and development in that particular region. Or when we talk about the presence, and even in Bangladesh, or which is again we are having the Chittagong port there, and in Myanmar we have the Sitwe port. And so counterterrorism operations are important. Disaster management is also very important, because again, in Bay of Bengal, we see more number of tropical cyclones also. So in those areas, we can cooperate. Apart from this, we can talk about how we can cooperate in terms of development in the fisheries sector, in blue economy. So that's important. And again, respecting each country's exclusive economic zone. Thank you, Manjari, for adding. And also institution में or perhaps regional cooperation में we can also talk about BIMSTEC. तो उसका भी दोनों part है, India and हाँ, दोनों country are a member of BIMSTEC, right? Next, Foxconn plans investment in Telangana. So here, Foxconn is a Taiwanese company, and Taiwanese electronics major Foxconn. So they have expressed interest in exploring investment opportunities in Hyderabad. So recently, Telangana government declared this thing, and focus कहाँ पर होएगा? Multifaceted growth in sectors such as education, medicine, support electronics, electrical industries और skill development. तो मेजरली यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर में बात कर सकते फॉक्सकॉन और इंडिया का जो पार्टनरशिप है कलेक्टिवली. Next, Keynes buys land in Gujarat for rupees 5,000 crore chip project. So here again focusing on a semiconductor innovation. तो फिर electronics manufacturing services EMS firm Keynes Technology has acquired land in Gujarat. तो सनंद में land acquire करी है to set up its outsourced semiconductor assembly and test. तो अगेन यहाँ पे और ज्यादा एक्सपेंशन की बात हो रही है ऑफ टेक्नोलॉजी और इंसेंटिव्स के लिए अप्लाई करा है अंडर द PLI DLI स्कीम. और further we have some terms here जैसे कि plans to the company has plans to do legacy semiconductor packages जैसे कि quad flat no leads QFN और फिर स्मॉल आउटलाइन ट्रांजिस्टर्स SOT. तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज है विद इन द सेमीकंडक्टर एरिया. फिर ऑटोमोटिव डिजाइन पावर एप्लीकेशंस और फर्दर सेमीकंडक्टर पैकेजेस जैसे कि बॉल ग्रिड एरे BGA
which have solder ball pins. तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं टू माउंट द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर्स. So here this thing becomes important. Next, FSSAI expands training for street vendors. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तो यहाँ पर फूड रेगुलेटर FSSAI is scaling up training programs. किसके लिए? For the street vendors across the country. ताकि लोगों को जो खाना प्रोवाइड होता है वो सेफ हो, इट इज हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड. क्योंकि स्पेशली अगर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह की बात करते हैं, दे स्टिल हैव सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, पेपर, लाइसेंसेस एटसेट्रा. और जो केस फाइल हो सकता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे हो सकता है. दे डू मेंटेन दो स्टैंडर्ड्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रीट वेंडर्स, तो स्ट्रीट फूड का सेफ होना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो फर्दर FSSAI, which is Food Safety and Standard Authority of India, और healthy and hygienic food streets. तो HHFS. So this is the kind of initiative. This is the name of initiative. Further, orange color shall ensure safety, white shall ensure healthy, and green shall ensure sustainable food. तो यहाँ पे kind of flag के colors को relate करा गया है to the healthy and safe food. Street vendors की अगर हम बात करते हैं तो PM Swarnidhi is also a scheme especially for the street vendors. So यहाँ पे रोल ऑफ कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई इज इम्पोर्टेंट. तो लोकल बॉडी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड अगेन द एडमिनिस्ट्रेटर्स, their role and integration with again the CEO of the Food Safety and Standards Authority of India, because street vendors, उनका role क्यों important है, having मतलब ensuring that the food is safe, because the price is very less. तो जो इनफॉर्मल या जो ये एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्लस वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स ऑल्सो, कि एक जैसे पहले हमने बात करी थी, एक फिक्स लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स कैन अगेन मेक द फूड अवेलेबल, बिकॉज अगेन स्ट्रीट वेंडर्स है तो डस्ट पॉल्यूशन भी है वहीं पे, तो दे आर कुकिंग देयर ओनली, तो एक एस्पेक्ट भी आ जाता है. उसके अलावा जो वो ऑयल वाला एस्पेक्ट है कि उस ऑयल को कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो यूज कर रहे हो, उसका तो बहुत ज्यादा सिवियर इम्पैक्ट हो सकता है हमारी हेल्थ के ऊपर. सो ये कुछ एरियाज हैं, इस पे हम कैसे उनको रेगुलेट करेंगे कि दे आर कंप्लाइंग विद दो स्टैंडर्ड्स. सो ये देखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग देम इज क्रूशल, क्योंकि उनको पता लगेगा कि एक्चुअली व्हाट इज अ सेफ मेथड. Next, banks told to push rupee dirham trade settlement for curbing reliance on dollar. So again, जो जब हम इंटर कंट्री ट्रेड की बात करते हैं तो करेंसी बिकम्स अ मेजर इशू. जैसे कि इवन व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड विद रशिया, तो उसमें भी इट इज इम्पोर्टेंट कि और ज्यादा कंट्रीज रुपी में ही ट्रेड करें, बिकॉज फिर जो रशिया है वो कैसे करेंसी एक्सचेंज करेगा. तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली इंडिया और यूए की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ट्रेड एटलीस्ट जो है वो सेटल करें यूजिंग द रुपी एंड दिरहम. तो ऑपरेशनली दिस वुड मीन कि जो बैंक्स हैं वो एक रेट सीक करेंगे फॉर द दिरहम रुपी पे कि कितना करना है फ्रॉम अनदर बैंक, ताकि जो कन्वर्जन है थ्रू डॉलर्स टू देयर ओन करेंसी वो अवॉइड हो सके, डायरेक्टली ट्रेड हो between the two currencies. Mansi, if you could explain this more, क्या importance है इसकी, etc. ओके, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी या फिर इसको हम बोलते हैं डी डॉलराइजेशन. तो इम्पोर्टेंस इज कि आर रिलायंस ओवर यूएस डॉलर इज गोइंग टू रिड्यूस इफ मोर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ rupee payments will be increasing. Secondly, this will help in also reducing the volatility in the exchange rates. That would be again in favor of India, or strengthening of rupee, that we can say. Thirdly, it would also help in reducing the current account deficit at the same time, because of again more stability in the exchange rate determination process. So these are few areas, but challenges are again
also fourth benefit would be that it would also help in reducing the cost of trade also. So these are certain benefits. Apart from this challenges, maybe we talk about ki how we are increasing the acceptability of Indian rupee, because on a large scale we started with the rupee payments with Russia, specifically in oil. But apart from this, we also see that the first country to accept trade payments apart from the oil trade is UAE itself. So यहाँ पे हम particularly focus कर रहे हैं रुपी धीरम ट्रेड पे कि और इसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं. So यहाँ पे यही है कि रशिया या फिर यूएई इफ दे आर एक्सेप्टिंग द रुपीज, सो फ्यूचर में हाउ जो रुपी रिजर्व्स उनके पास होंगे वो उनको कैसे आगे यूज करेंगे. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर challenges that we are seeing currently in short term. Thank you, Dee. A heritage site steps up into the future. So this article is mainly regarding architectural models of Humayun Tomb and Dargah Hazrat Nizamuddin Aulia. So both these architectures, they are part of Delhi. और जो हिमायू टोम का म्यूजियम है, it aims to help visitors understand the historical and cultural significance of Delhi's Nizamuddin locality. तो फर्स्टली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हुमायूं टॉम, और 16th सेंचुरी मौसोलियम है, द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो जो दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया है, इट इज फ्रॉम अगेन सूफिज्म. जब हम सूफिज्म की बात करते हैं तो दिस इज पर्टिकुलरली फ्रॉम द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफिज्म. So it is dedicated to the famous Sufi saint हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो उनका ये मुजोलियम है उसको हम दरगाह बोलते हैं. एंड इट इज लाइफ स्पैन अगर हम हजरत निजामुद्दीन औलिया सर की बात करते हैं तो इट वाज 1238 टू 1325 CE. तो मतलब 13th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं. So he emphasized upon love, tolerance, and openness. So his teachings are focusing on the inner dimensions of Islam. So spiritualism, spirituality over ritualistic practices. And he's also referred to as Mehboob Ilahi, which is mean beloved of God. तो उनका जो टाइम पीरियड था, it was during the Delhi Sultanate. And apart from this, he was a spiritual advisor also to several rulers of the time, mentor to many disciples. For example, the famous poet Amir Khusro. So his disciple was Amir Khusro. And when talking about the architecture of the dargah, so it is the Mughal architecture. It is having again intricate marble lattice screens are there, जिनको हम जालीज बोलते हैं, dome है, and arches. So it reflects Mughal architecture. And then we also talk about cultural importance में कवालीज, कवाली सेशंस होते थे पहले, कवालीज गाई जाती थी. तो that is again coming from Sufism. So it is currently a pilgrimage site. And फेस्टिवल्स में हम बात करते हैं तो बसंत पंचमी भी इससे रिलेटेड है. दरगाह इज एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन ऑफ बसंत पंचमी व्हिच मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग. एंड उर्स इज आल्सो नेम ऑफ अ फेस्टिवल, URS. So this is the death anniversary of Hazrat Nizamuddin Aulia is observed with great reverence. So Ur marks his the death event, and it is located in New Delhi in the Nizamuddin West area. जगह का नाम ही निजामुद्दीन है. रेलवे स्टेशन भी है, एंड ऑल्सो जो रॉकस्टार मूवी है उसमें जो कुन फाया सॉन्ग है वो भी दिल्ली शूट हुआ था. फर्दर हिमायू टोम की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनेस्को वर्ल्ड साइट तो है ही, और इट इज रिनाउंड फॉर इट्स पर्शियन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर, सिमेट्रिकल लेआउट और इंट्रिकेट डिटेल्स. तो फर्स्ट मुगल गार्डन टॉम्ब है इन इंडिया, हिमायू टॉम्ब ड्यूरिंग मुगल एरा. सूफीज्म में जब हम बात करते हैं बसंत पंचमी की, तो उसमें येलो फूल यूज किया जाता है उनके लिए.
जो इनके लिए यूज किए गए थे, गाने की तरह उनको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो खुद को, इंसान के और ईश्वर को प्रेम को दिखाने के लिए सूफीज्म में इस हकीकी और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि भाईचारे को प्रमोट किया जाए और इंसान और ईश्वर को किस तरह से जोड़ा जा सके, उसके लिए सूफीज्म को प्रमोट किया जाता है। Next, seeing India's past in textiles. तो यहाँ पे there is this new textile gallery at Delhi's National Crafts Museum. So more than 160 items हैं on the display. Important names that we can see from here. जैसे कि पंजाब्स कलरफुल फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, चोलीज विद कांची मिरर एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम गुजरात, और ओडनीज, नागा शॉल्स, जमदनीज, तेलिया रुमाल फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बतिक रुमाल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये सब एंशियंट टेक्सटाइल्स हैं। अनलाइक और जो कांठा एम्ब्रॉयडरी है वो है फ्रॉम द ईस्टर्न स्टेट्स, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इवन बांग्लादेश में भी हमें मिलती है कांठा। कांठा क्विल्ट्स बनाई जाती हैं। Motifs and patterns are birds, flowers, scenes from daily life. They are depicted. Geometric shapes are there. For example, for trees of life, they are common. और यहाँ पे कंपैरिजन भी हुआ है ऑफ पेंटिंग्स टू टेक्सटाइल्स कि टेक्सटाइल्स में अगर 18th सेंचुरी को भी कोई चीज बिलोंग करती है तो उसी को ये मेंशन कंसिडर करते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जल्दी पेरिस कर जाती है। नाउ अगेन म्यूजियम में भी इंडिया हैज ओनली हैंडफुल ऑफ म्यूजियम और गैलरी जो टेक्सटाइल से डेडिकेटेड है, और पैटर्नेज भी नहीं है। जो बेस्ट एंशियंट टेक्सटाइल्स है वो ऑलरेडी यूके और यूएस जा चुकी हैं एंड दे कंटिन्यू टू बाय। तो अगेन प्रिजर्वेशन यहाँ पे बात आ जाती है। हाँ, जब हम टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं तो वी नीड टू आल्सो प्रमोट मोर विजिट्स टू दी म्यूजियम्स दैट वी हैव। तो आर्ट गैलरीज होती हैं, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना जरूरी है, तो उसी तरीके से जो हिस्ट्री के टूवर्ड्स टेम्पर या इंटरेस्ट थोड़ा जनरेट करने की और तो इक्वली उसके लिए भी होना चाहिए, बिकॉज वी फाइंड दैट टू बी बोरिंग। The past connects Oman and India. तो यहाँ पे there is mainly regarding a frankincense trade. तो frankincense is kind of a perfume या essential oil हम कह सकते हैं, जो कि पास्ट में बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था। और ये abandoned town यहाँ पे दिखाया जा रहा है that once traded in frankincense. तो late 18th और 19th century में these stone and water structures were at the epicenter of the busiest trade routes of the time. कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? इंडिया, चाइना, ओमान, यमन और इवन बियॉन्ड। तो बेस्ट क्वालिटी फ्रैंकिनसेंस यहाँ पे ग्रो होता था। फर्दर अनदर लेन में अगर हम देखें तो ओमानी ट्रेडर्स दे dealt with frankincense and Arabian horses that once lived. सो ओमान से रिलेटेड वी टॉक अबाउट, जो पोर्ट की बात आती है तो डकम पोर्ट इज देयर, DUKM। तो डकम पोर्ट इज इम्पोर्टेंट इवन जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी इन दैट पर्टिकुलर अरेबियन सी रीजन। हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज में आर रिलेशनशिप डेट्स बैक टू 5000 years. So it's like so ancient and so strong because of it. Then Indian diaspora in Oman is the largest amongst the other country diaspora. So it is like around 7 lakh Indians are there in Oman. So cultural exchange is also important. Apart from this trade volume right now currently जो है between India Oman, that is $10 billion. So we are importing majorly, like India imports crude oil, fertilizers and minerals from Oman, and we are exporting machinery, textiles and chemicals and food products to Oman. So in investments, we are focusing upon telecommunications, construction sector and
energy. So in construction, as we are seeing that Indian diaspora again is one of the largest, so blue collar jobs are there in Oman. एंड ओमान की लोकेशन अगर हम बात करते हैं तो पर्शियन गल्फ में ऊपर नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो बाकी सराउंडिंग कंट्रीज अगर हम बात करते हैं तो ओमान के अराउंड है यमन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। सो दिस इज द लोकेशन। मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं हम ओमान के साथ विच इज नेम्ड द नसीम अल बहर, दैट इज अ नेवल एक्सरसाइज। और आर्मी एक्सरसाइज है अल नगा। और एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज वैसे ही याद कर सकते हैं, ईस्ट एशिया में। तो ऐसे डिफेंस अग्रीमेंट्स भी हैं एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन डेफिनेटली है अरेबियन सी में, इंडियन ओशन रीजन, स्टेबिलिटी उस रीजन में, पायरेसी इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड ऑफ लेट वी आर सीइंग कि जैसे ईरानियन ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं तो दी रिस्क इज हाई बिकॉज वो पूरा जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है वहां से हम सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑयल ट्रेड जो होता है उसी रीजन से होता है बाकी कंट्रीज के लिए भी। तो स्टेबिलिटी और फंक्शनिंग ऑफ ओपेक भी वहीं से वी कैन से कि डिटरमिन होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑयल गैस ट्रेड भी इम्पोर्टेंट है। तो तापी, जैसे तापी गैस पाइपलाइन है, ऑल्दो ओमान मेंबर नहीं है बट ठीक है इतना ही। एजुकेशनल टाइज है बाकी ओमानी स्टूडेंट्स दे आर स्टडिंग इन इंडिया ऑल्सो, पर्टिकुलरली मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में। ठीक है, फिर मूव फॉरवर्ड। Next is reluctantly, America eyes building more nuclear weapons. तो अगेन यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स से रिलेटेड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट इज द मेजर ट्रीटी दैट कम्स टू आवर माइंड, एंड अराउंड 4 to 5 कंट्रीज ने साइन नहीं करी है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो यहाँ पे बायपोलर कंटेस्ट की बात हो रही है बिटवीन अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। तो अगेन जो हम देखते आ रहे हैं सिंस द वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद से दिस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। एंड आइडियोलॉजी के डिफरेंस की बात करते हैं तो अगेन जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो वहां पर तो यहाँ पे डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है कि Donald Trump has claimed he would build an Iron Dome missile shield to protect America। ये ठीक है, बट हम ट्रीटीज की बात करते हैं जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन नेम में ये है कि और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए जाएंगे। या सीटीबीटी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि टेस्टिंग भी नहीं की जाएगी। सो जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था। वो एक ट्रीटी यही थी कि जो ईरान है उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए उसको हम कम कर देंगे अगर ईरान अग्री करता है कि जो यूरेनियम का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फ्यूल का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया जा रहा था कि उसको न्यूक्लियर ग्रेड के लिए एनरिचमेंट और एडवांस बनाया जा रहा है उस पे अगर वो स्टॉप कर देगा। बट अगेन डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पीरियड पे ही अमेरिका it withdrew from the particular treaty। So now America again building more nuclear weapons, ये सामने आना is again a dichotomy। मतलब आप अपने ही खुद स्टैंड पे यू आर नॉट अबाइडिंग विद दैट। जब बाकी कंट्रीज की बात आती है तो यू वांट अदर कंट्रीज टू स्टॉप द बिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बट यहाँ लिखा है रिलक्टेंटली। अमेरिका चाहता नहीं है बट उसको करना पड़ रहा है बिकॉज दैट इज अगेन बिकॉज की रशिया जो सोवियत यूनियन की वजह से वी आर सीइंग की दे आर इन्वेस्टिंग मोर इनटू बिल्डिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। या जब हम मिलिटराइजेशन या डिफेंस एक्सपेंडिचर की भी बात करते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो वी आर सीइंग इन अ वे कि जापान हैज बीन इंक्रीजिंग एंड उसमें अगेन यूएसए की इन्वेस्टमेंट्स भी काफी ज्यादा हैं। एंड फर्दर यहाँ पे ग्रुपिंग की भी बात हो रही है, जैसे यहाँ पे इट इज रिटन कि जो अमेरिका का आर्सेनल है वो क्या मतलब ऐसे डेटर कर पाएगा द थ्रेट फ्रॉम चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे ग्रोइंग टाइज की बात हो रही है विद इन दीज टॉप 3 कंट्रीज, इवन ईरान फॉर दैट मैटर। नॉर्थ कोरिया है, जैसे चाइना में लिखा है कि इट इज ऑल्सो बिल्डिंग हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल सिलोज इन नॉर्दर्न डेजर्ट्स। तो रशिया है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, यूएस। इंडिया यहाँ में पे अगर बात करते हैं तो पोखरण टेस्ट की बात करते हैं पहले तो। मतलब एक तो
I guess Buddha. The name of that mission was Smiling Buddha, जो Smiling Buddha. 1972 73 के अराउंड हुआ, पोखरण में ही था, और एक हुआ 1998 में, that was also in Pokhran, अटल बिहारी Rajasthan. वाजपेयी जी के टाइम पे, like within Time period. 3 days itself. Hmm. Divya, you were adding something. Then Four countries Pakistan also did the test. साइन नहीं किया, वो भारत, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सुडान। हाँ, साउथ सुडान, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया ने साइन नहीं करा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट, So कौन कंट्रीज ने भी करेंटली जो जिनको हम बोल सकते हैं दे आर न्यूक्लियर केपेबल? So US, Russia, UK is there, France, China, India, Pakistan, North Korea, and Israel. So these are the countries which are having nuclear arsenals. Why scarce rainfall restricted the passage of ships through Panama Canal? तो यहाँ पे पनामा कनाल इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे एक तरह का ये गैप है, सो दैट द शिप्स एटसेट्रा दे कैन ट्रैवल फ्रॉम हियर, अदरवाइज फिर अगेन पूरा घूम के जाना पड़ेगा एंड द डिस्टेंस Or विल you can say कि it connects Atlantic Ocean and Pacific Ocean. पनामा कैनाल है, जो मैप भी आप देख रहे हो, इसके नॉर्थ में ये अटलांटिक ओशन है, साउथ में इट इज यू कैन सी पनामा सिटी जो है, तो दिस इज द पैसिफिक ओशन रीजन। तो ये बिल्कुल इसका माइक्रो मैप है। और इस्थमस और गल्फ में भी आई गेस एक डिफरेंस होता है कि लैंड को कनेक्ट करता है इस्थमस एंड गल्फ इज लाइक इट कनेक्ट्स वाटर बॉडीज। तो अगेन अगर हम बोले तो इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, लैंड जो है वो कनेक्ट कर रहा है टू लार्जर लैंड मासेस को, इट सेपरेट्स टू बॉडीज ऑफ वाटर। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इस्थमस ऑफ पनामा ही हम बोलते हैं, तो इट इज कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जब हम लैंड की बात करते हैं, और इट सेपरेट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। देन देयर इज इस्थमस ऑफ सुएज कनाल जो है, तो इट कनेक्ट्स अफ्रीका टू एशिया, सेपरेट्स मेडिटेरेनियन सी फ्रॉम द रेड सी या अरेबियन सी भी बोल सकते हैं। देन गल्फ की बात करते हैं तो गल्फ इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर कंपेयर टू इस्थमस, सो दैट इज partially enclosed by land, जैसे पर्शियन गल्फ की हम बात करते हैं यूजुअली विद वाइडर ओपनिंग टू द सी और ओशन, तो उस केस में अरेबियन सी इज देयर या इंडियन ओशन बोल सकते हैं। तो इस बाकी एग्जांपल जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको हम बोलते हैं पैसिफिक रीजन में, एंड देन पर्शियन गल्फ है जो अभी मेंशन किया।